हाल ही में एलएसी में तेजस विमान उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए. अमित शाह, बी. राजनाथ सिंह, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है डी. नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद उन्होंने कहा कि उनके लिए ये शानदार अनुभव रहा। इससे देश की क्षमताओं में उनका भरोसा और बढ़ा है। तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। यह एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो किसी भी परिस्थिति में अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस विमान ने दुनिया को भारतीय टेक्नोलॉजी की खूबियों से परिचित कराया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ए. श्रीलंका, बी. अफगानिस्तान, सी. पाकिस्तान, डी. चीन। सही उत्तर है बी. अफगानिस्तान। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने भारत सरकार की ओर से आ रही चुनौतियों का हवाला देते हुए अपना कामकाज स्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने 30 सितंबर को घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से अपना कामकाज बंद कर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. मध्य प्रदेश, बी. गोवा, सी. उत्तराखंड, डी. दिल्ली। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। उत्तराखंड अगले साल 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए आगामी 9 नवंबर को गोवा में हो रहे राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में उत्तराखंड को भारतीय ओलंपिक संघ का ध्वज दिया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव ने शासन को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दिए जाने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व में अब उत्तराखंड खेल भूमि बनने की ओर अग्रसर है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए आवेदन किया है? ए. ईरान, बी. अमेरिका, सी. पाकिस्तान, डी. ईस्ट तिमोर। सही उत्तर है सी. पाकिस्तान। ब्रिक्स का गठन 2010 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर किया था। इन देशों के पहले अक्षर को मिलाकर संक्षिप्त नाम ब्रिक्स दिया गया। ब्रिक्स के इन 5 देशों की वैश्विक जनसंख्या में भागीदारी 41%, वैश्विक विकास में 24% व वैश्विक व्यापार में 16% है। अब क्षेत्रीय व वैश्विक संगठनों के महत्व को समझते हुए पाकिस्तान भी ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहता है। रूसी न्यूज एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रूस में पाकिस्तान के नवनियुक्त राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा है कि उनके देश ने 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है। हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. गुजरात, डी. तेलंगाना। सही उत्तर है डी. तेलंगाना। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का हाल ही में तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के बुरुगुपली में उद्घाटन किया गया। मंदिर को 3D प्रिंट में लगभग 3 महीने का समय लगा। यह मंदिर 35.5 फीट ऊंचा है और 4000 वर्ग फीट में फैला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? ए. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बी. लखनऊ एक्सप्रेसवे, सी. दिल्ली एक्सप्रेसवे, डी. मेरठ एक्सप्रेसवे। सही उत्तर है ए. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर पी मॉडल के तहत सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जिससे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। इस प्रोजेक्ट से एक्सप्रेसवे से जुड़े 1 लाख घरों को रोजाना बिजली मिल सकेगी। इसका विकास उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर हरित ऊर्जा का भी विकास किया जाएगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड, पूर्वांचल, लखनऊ, आगरा और गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर सौर संयंत्र स्थापित करने से ऊर्जा खपत पर 6 करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ भी मिलेगा। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? ए. जॉर्जिया गोस्पिदिनोव, बी. जॉन फॉसे, सी. नरगिस मोहम्मदी, डी. पॉल लिंच। सही उत्तर है डी. पॉल लिंच। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने रविवार को अपने उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीत लिया। उपन्यास में एक परिवार और एक देश की कहानी है जो तबाही के कगार पर है, क्योंकि कथानक के अनुसार एक काल्पनिक आयरिश सरकार अत्याचार की ओर बढ़ रही है। लिंच का 5वां उपन्यास पश्चिमी लोकतंत्रों में अशांति और सीरिया के विस्फोट जैसी आपदाओं के प्रति उनकी उदासीनता को दिखाने का प्रयास करता है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. न्यूजीलैंड, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. पाकिस्तान, डी. वेस्ट इंडीज। सही उत्तर है सी. पाकिस्तान। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शुमार इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 34 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की। इमाद काफी समय से टीम से बाहर चल रहे थे। शायद इसी वजह से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। वसीम ने संन्यास की घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए की। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि वो काफी समय से संन्यास को लेकर सोच रहे थे। अब ये संन्यास का सही समय है। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ए. ब्रिटेन, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. न्यूजीलैंड, डी. पाकिस्तान। सही उत्तर है सी. न्यूजीलैंड। 27 नवंबर 2023 को क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। गवर्नर जनरल सिंडी किरो ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। पिछले महीने हुए चुनाव के बाद हाल ही में श्री लक्सन की पार्टी ने 2 छोटी पार्टियों के साथ एक गठबंधन बनाया था। गठबंधन के समझौते के अंतर्गत श्री लक्सन ने सार्वजनिक सेवाओं में 6.5% की कटौती सहित कर कटौती और सरकारी अधिकारियों में कमी करने का वायदा किया है। शपथ ग्रहण के बाद श्री लक्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था सुधारना उनकी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महापुरुष की जयंती पर 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित किया है? ए. लाल बहादुर शास्त्री, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी. साधु टी.एल. वासवानी। सही उत्तर है डी. साधु टी.एल. वासवानी। उत्तर प्रदेश शासन ने 25 नवंबर 2023 को प्रदेश में नॉन वेज डे घोषित किया है। यानी कि 25 नवंबर को प्रदेश भर में सभी मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे। दरअसल 25 नवंबर को साधु टी.एल. वासवानी की जयंती है। इसके चलते प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ऑर्डर जारी किया है। विशेष सचिव ने यूपी के सभी मंडल आयुक्त, नगर आयुक्त और जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा है कि महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, शिवरात्रि महापर्व और साधु टी.एल. वासवानी की जयंती पर प्रदेश भर में सभी मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखे जाएं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ए. अमित शाह, बी.
जगदीप धनखड़, सी द्रौपदी मुर्मू, डी नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है सी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभारंभ किस नाम से लॉन्च किया गया है? ए मोगा, बी आशा और मोगली, सी उज्ज्वला, डी जीतू। सही उत्तर है सी उज्ज्वला। अनुराग सिंह ठाकुर ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के लोगो और आधिकारिक शुभारंभ उज्ज्वला गौरैया का अनावरण किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रतिष्ठित एथलीटों की उपस्थिति थी और पैरा एथलीट भारतीय खेलों में समावेशिता और मान्यता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी झारखंड, डी राजस्थान। सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का दमोह जिला देश के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य का घर बनने की ओर अग्रसर है, जो वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। केंद्र सरकार ने दमोह में दुर्गावती अभयारण्य के साथ नूरादेही अभयारण्य के विलय को हरी झंडी दे दी है, जिससे 2300 वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल बाघ अभयारण्य का निर्माण होगा। हाल ही में 47 साल बाद किसने डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी इटली। सही उत्तर है डी इटली। यानिक सिनर के शानदार प्रदर्शन की मदद से इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगभग 47 साल बाद डेविस कप दिला दिया। सिनर ने एलेक्स डी मिनोर को फाइनल के दूसरे एकल मुकाबले में 6-3, 6-0 से हराकर इटली की 2-0 से जीत सुनिश्चित की। इटली का 1976 से यह पहला डेविस कप खिताब है। मातियो अर्नाल्डी ने पहले एकल में अलेक्सेई पोपिरिन को 7-5, 2-6, 6-4 से हराकर इटली को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। उत्तराखंड के सिलकक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तकनीक से बाहर निकाला गया है? ए कैट होल माइनिंग, बी प्लेसर माइनिंग, सी बुलडोजर माइनिंग, डी रेट होल माइनिंग। सही उत्तर है डी रेट होल माइनिंग। उत्तराखंड के सिलक्यारा में सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में रेट होल माइनर्स वरदान साबित हुए। कई तरह की अड़चनों के बीच 17 दिनों तक चले अभियान के अंतिम चरण में मोर्चा संभालने वाले इन खनिकों ने अपना काम सफलतापूर्वक पूरा किया। सिम्फा के वरिष्ठ विज्ञानी ए.के. द्विवेदी बताते हैं कि वास्तव में सिलक्यारा में रेट होल माइनिंग करने वाले लोग बचाव दल के ही सदस्य हैं। रेट होल माइनिंग में माइनिंग के लिए छिद्रनुमा बचाव मार्ग बनाया जाता है, जिसमें 1 या 2 आदमी के घुसने लायक जगह होती है। गैंती, फावड़ा और टोकरी तथा रस्सी जैसे उपकरणों के सहारे ही यह पूरा काम करते हैं। एक आदमी खुदाई करता है और दूसरा कोयला या अन्य खनिज या मलबा इकट्ठा करता है। वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बी ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों। वर्ष 2022 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी पुरस्कार संयुक्त रूप से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह 19 नवंबर को हुआ, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने IMA के अध्यक्ष डॉक्टर
शरद कुमार अग्रवाल और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रॉय के जॉर्ज को ये सम्मान प्रदान किया है। हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. इंदौर, बी. कोलकाता, सी. बेंगलुरु, डी. दिल्ली। सही उत्तर है सी. बेंगलुरु। नम्मा कंबाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता 25 और 26 नवंबर को बेंगलुरु के तुलुकुटा द्वारा आयोजित किया गया है। यह शहर के केंद्र में नम्मा कंबाला की शुरुआत का प्रतीक है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया है? ए. महेंद्र सिंह धोनी, बी. विराट कोहली, सी. शुभमन गिल, डी. हार्दिक पांड्या। सही उत्तर है सी. शुभमन गिल। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। टीमों ने अपने खिलाड़ियों की रिलीज और रिटन लिस्ट भी जारी कर दी है। इस सिलसिले में हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ दिया है। उन्हें मुंबई इंडियंस ने ट्रेड किया है। पांड्या के जाते ही गुजरात ने टीम के लिए नया कप्तान चुन लिया है। गुजरात ने युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को कप्तान बनाया है। गुजरात टाइटंस ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? ए. 5 वर्ष, बी. 4 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 2 वर्ष। सही उत्तर है सी. 3 वर्ष। यौन उत्पीड़न जैसे तमाम मामलों में लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की संकल्पना पर आधारित फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें अगले 3 साल और चलती रहेंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के बाद 2018 में आपराधिक न्याय संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. गोवा, डी. बिहार। सही उत्तर है ए. गुजरात। गुजरात सरकार के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार की गई लायन एट 2047 ए विजन फॉर अमृतकल नामक एक रिपोर्ट के अनुसार बरदा वन्यजीव अभयारण्य को गिर राष्ट्रीय उद्यान के वयस्क और उपवयस्क एशियाई शेर को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में पहचाना गया है। प्रस्तावित परियोजना गुजरात सरकार ने गुजरात में एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में की है, जो उनके वर्तमान घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। परियोजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है? ए. अक्षरधाम अमेरिका, बी. अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, सी. होयसला मंदिर कर्नाटक, डी. पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल। सही उत्तर है बी. अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। कंबोडिया के मध्य में स्थित अंकोर वाट मंदिर ने हाल ही में इटली के पोम्पाई को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के 8वें आश्चर्य का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल न केवल दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, बल्कि वास्तुशिल्प प्रतिभा और सांस्कृतिक महत्व का प्रमाण भी है। अंकोर वाट मंदिर को सूची में शामिल करने के साथ अब दुनिया के अजूबों की संख्या 8 हो गई है। समलैंगिक विवाह आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? ए. नेपाल, बी. वियतनाम, सी. भारत, डी. पाकिस्तान। सही उत्तर है ए. नेपाल। नेपाल के उच्चतम न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किए जाने के 5 महीने बाद औपचारिक रूप से इस तरह के एक विवाह को पंजीकृत किया। इसी के साथ नेपाल ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। नेपाल में यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन
ब्लू डायमंड सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव गुरुंग पिंकी के अनुसार 35 वर्षीय ट्रांस महिला माया गुरुंग और 27 वर्षीय समलैंगिक सुरेंद्र पांडे ने कानूनी रूप से शादी कर ली और उनकी शादी पश्चिमी नेपाल के लामजंग जिले के दोर्दी ग्रामीण नगर पालिका में पंजीकृत की गई है। 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे चुना गया है? ए. मीराबाई चानू, बी. अनु रानी, सी. श्रीहरि नटराज, डी. नीरज चोपड़ा। सही उत्तर है सी. श्रीहरि नटराज। 37वें नेशनल गेम्स में ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया है, जबकि जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. बेंगलुरु, डी. हुबली। सही उत्तर है सी. बेंगलुरु। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। इस सर्कुलर रेलवे की कुल लंबाई 288 किलोमीटर होगी। ये नेटवर्क अगले 40-50 वर्षों तक शहर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। ये 7 रेलवे ट्रैकों पर पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बेंगलुरु में बन रहे सर्कुलर रेलवे ने चेन्नई के सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। चेन्नई के सर्कुलर रेलवे की लंबाई 235 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? ए. बांग्लादेश, बी. यमन, सी. भारत, डी. म्यांमार। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।